नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उसकी एक और फ्रेश वीडियो में फाइनल वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछला जो भी कॉन्सेप्ट मैंने 6 वीडियोस में बताया है आप सभी लोगों ने वो तैयार कर लिया होगा, जिससे कि आप जो फाइनल वीडियो है केशवानंद भारती केस से रिलेटेड, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए अपना क्रक्स तैयार कर चुके होंगे। ठीक, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को बता दूं, अगर आप सभी लोगों को कोई भी क्वेरी होती है इस सेशन से रिलेटेड, आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे कि त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेल आईडी है त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com, और टेलीग्राम अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं इस सेशन की पीडीएफ पीपीटी अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों को इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना है और इस ग्रुप पे तो जुड़ना ही जुड़ना है आपको, अगर नोट्स चाहिए तो। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि हम प्रीवियस वीडियो का थोड़ा रिकैप ले लेते हैं कि हम कहाँ पे तक पहुंच चुके थे। ठीक, हमने देखा कि इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट जी से रिक्वेस्ट की है, प्रेसिडेंट जी से रिक्वेस्ट की कि 1972 के बजाय 1971 में क्या कर दीजिए, इलेक्शन करवा दीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रधानमंत्री के पास ये पावर होती है, उनको इतनी पावर दी जाती है कि वो प्रेसिडेंट जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या कर दें, इलेक्शन प्रीपोन कर दें। ठीक है, उन्होंने किया 1971 में इलेक्शन में, और मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी जी मैदान में उतर चुकी, प्रॉपर मैदान में उतरी, और उन्होंने आम जनता से बात की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बोला, उन्होंने जो पार्टी पुरानी पार्टी थी ओ ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट बोला। उन्होंने कहा कि देखो, इक्वालिटी लाने के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, और ये सब चीज क्या है, मेरे आड़े आ रहा है। ठीक है, ये मुझे बाउंडेशंस दे रहे हैं, तो इस वजह से आप लोग क्या कीजिए, मुझे प्रचंड बहुमत से जिताइए। तो अब हमने फाइनलाइज ये चीजें की थी। 352 सीटें इंदिरा गांधी जी को मिली, और 16 सीटें INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जो पुरानी वाली थी, ओल्ड वाली, उसको मिली। ठीक, तो इंदिरा गांधी जी के पास प्रचंड बहुमत अब आ चुका है। ये हमने क्या रिकैप। तो आज का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? 24 अप्रैल, आज तो 2023 है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था इस सीरीज की, कि ये दिन जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, हमारी राज्य व्यवस्था के रूप में। एक लैंडमार्क डिसीजन आया था इस दिन, जो कि था केशवानंद भारती जी का, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने दो चीज बताई थी, आज क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है, और आज के दिन ही केशवानंद भारती जी का जो केस था उसका जजमेंट आया था। ठीक, तो इस पर्सपेक्टिव से, इस लिहाज से ये दिन भारत की राज्य व्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये फाइनल वीडियो थी, इसको आज के दिन के लिए बचा के रखा, ताकि आप सभी लोग इंपॉर्टेंस समझ सके इस चीज की। ठीक है, बाद में हम डेट के रिगार्डिंग इसको समझेंगे कि केस की क्या इंटेंसिटी थी, कितना कितना इंटेंस केस था ये। ठीक, तो अभी हम धीरे धीरे क्या करते हैं, क्रक्स बिल्ड करते हैं। ठीक, हम समझ चुके हैं कि इंदिरा गांधी जी के पास सीट आ चुकी है, अच्छा खासा बहुमत आ चुका है। इंदिरा गांधी जी के पास बहुमत आया, तो उनको थोड़ा एक डर था यूएसए का। उन्हें लग रहा था कि यूएसए अपने आप को काउंटर कर सकता है, तो इसीलिए उन्होंने पहला डिसीजन लिया। उन्होंने यूएसएसआर, जो कि यूएसएसआर से क्या कर दिया, 25 साल का क्या कर दिया, बॉन्ड कर दिया, टाई अप कर दिया, संधि कर दी, ट्रिटी कर दी। ठीक, उन्होंने यूएसएसआर से संधि कर दी, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब मैं यूएसए को काउंटर करने के लिए क्या हो गया, यूएसएसआर हो गया, तो ये फ्री हो गई। यहाँ पे इन्होंने दूसरा दिसंबर में, जो कि पाकिस्तान और जो बाद में बांग्लादेश बना, उनके बीच का जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो झगड़ा चल रहा था, उसको छुड़ाने के लिए डायरेक्ट क्या कर दिया, वॉर में एंट्री ले ली, और बांग्लादेश को क्या कर दिया, पाकिस्तान से आजाद करवा दिया। दूसरा बड़ा डिसीजन लिया। ठीक, तीसरी बात, बाहर एक्सटर्नल मामले तो इन्होंने ऐसे करके सुलझाए, अंदर इंटरनल मामले इन्होंने एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने शुरू कर दिए। 24, 25, 26, 27, 28, 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लाइन बाय लाइन, एक साल के अंदर।
इसमें क्या था सॉरी, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, गोलकनाथ केस से रिलेटेड। अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो 24वां था गोलकनाथ केस से रिलेटेड। 25वां था हमारे पास जो झटका लगा था दूसरा, बैंक नेशनलाइजेशन से रिलेटेड। 26वां था हमारे पास क्या, प्रीवी पर्स से रिलेटेड। ठीक, ऐसे ही करके ये चलते गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, अभी हमारे पास ये चीज, ये तीन इंपॉर्टेंट है। हमने गोलकनाथ केस देखा था, क्या था गोलकनाथ केस, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 इसके डिस्प्यूट पे था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 4 जुड़वा दिया, और 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और 368 में सब क्लॉज 3 या 4 जुड़वा दिया। ठीक है, ये जुड़वा दिया, 3 4 जुड़वा दिया। लिखा, इसमें क्या लिखा इन्होंने, आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 4, आर्टिकल 368 में सब क्लॉज 4 जुड़वा दिया। ठीक, और लिखा कि जो आर्टिकल 13 है उसमें लिखवा दिया सब क्लॉज 4 में कि आर्टिकल 368 से कोई संबंध नहीं है, कि सीमाओं से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल 368 के सब क्लॉज 4 में लिखवा दिया कि आर्टिकल 13 की सीमाओं से कोई संबंध नहीं है। अब आप क्लियर समझ गए होंगे। इससे क्या हुआ, इससे ये बात आई कि ये दोनों आपस में क्या है, संबंधित ही नहीं है, अलग अलग चीज है। ठीक, तो इसका मतलब जो नॉर्मल एक्ट है वो अलग चीज हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अलग चीज हो गया। ठीक है, कोई संबंध नहीं है। अब यहां से गोलकनाथ जो केस था वो रिवर्स हो गया, पलट गया, डिसीजन ही रिवर्स हो गया। अब ये डिसीजन रिवर्स हो गया तो फिर मजा आ गया, फिर इंदिरा गांधी जी का जो पहला झटका लगा था उन्होंने कवर अप कर दिया। ठीक, दूसरा काम उन्होंने जो किया वो था आरसी कूपर वाला, जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले। आरसी कूपर वाला क्या था, इन्होंने 31 में सी जोड़ा, संपत्ति का अधिकार था, जो कि इंपॉर्टेंट बात इसकी है ध्यान रखने वाली, 39 बी सी, जो कि क्या श्योर करता है, आर्थिक समानता इंश्योर करता है। ठीक है, इसके अनुसार आर्थिक समानता इंश्योर की जाती है अगर इसको ध्यान में रख के कोई लॉ बनाया जाए। ठीक है, अगर आर्थिक समानता को ध्यान में रख के कोई लॉ बनाया जाए तो आर्टिकल 14, 19 और 31 के बेसिस पे आप उसको क्या चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इन्होंने लॉ बनाया। इस लॉ से क्या हो गया, इस लॉ से रास्ता साफ हो गया बैंक नेशनलाइजेशन को लेके, क्योंकि अगर आप आर्थिक इक्वालिटी को, फाइनेंशियल इक्वालिटी को ध्यान में रखते कोई लॉ बना रहे हो तो ये बता देंगे कि डीपीएसपी 39 बी सी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप उसको फंडामेंटल राइट्स 14, 19 और ये 31 के अकॉर्डिंग क्या करते, क्या नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो इससे बैंक नेशनलाइजेशन का रास्ता खुल गया और इंदिरा गांधी जी ने अपना जो दूसरा काम था वो क्या किया, पूरा किया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवी पर्स, जिसमें उनको फिर बहुत बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि नहीं जी, आपने क्या किया, आप वो करना, डिक्टेटरशिप रूल करना चाहते हो, इस वजह से प्रीवी पर्स को खत्म नहीं किया जा रहा है, जो कि प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अब इन्होंने प्रीवी पर्स को हटाने के लिए क्या किया, इन्होंने आर्टिकल जो मैंने आपको 291 बताया था, आर्टिकल 362 को कॉन्स्टिट्यूशन में थे, हटा दिया, सीधा हटा दिया। इन्होंने 26वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको क्या कर दिया, हटा दिया। साथ साथ आर्टिकल 366, 22 में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है, राजा की डेफिनेशन जो रूल करता है, ठीक, उसकी डेफिनेशन दी थी, उसको चेंज कर दिया और लिखवा दिया राजा जो है नहीं, जो था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, राजा जो अभी है नहीं था। तो इससे क्या हुआ, सारे राजा लोग क्या हुए, एक झटके में सड़क पे आ गए। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने प्रीवी पर्स को भी समाप्त कर दिया। तो इंदिरा गांधी जी का ये जो नेचर था, ये डिक्टेटरशिप को थोड़ा शो कर रहा था, वो हार नहीं मानना चाह रही थी, वो हारना नहीं चाहती थी। जो उन्हें लग रहा था सही है, दैट मीन्स सही है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रहा। ये सब कुछ होने के बाद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसको देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का क्रक्स डिसाइड करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का दबाव था, सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ गया, जो कि पहले गवर्नमेंट को दबाव में डालना था, अब सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ गया। ठीक, यहां पे एक केस आया, क्या, केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस यहाँ पे आया सुप्रीम कोर्ट में। था क्या, देखो केरल में क्या होता है, शंकराचार्य होते हैं, रिलीजियस पोस्ट होती है हिंदू धर्म की। ठीक है,
तो केरला में एक शंकराचार्य जी थे जिनका नाम था केशवानंद भारती जी। रिसेंटली लॉकडाउन में इनकी डेथ हुई। उस टाइम पे ही मैंने भी ये पोर्शन ध्यान से पढ़ा था क्योंकि वो हाईलाइट हो चुका था। ठीक, तो केशवानंद भारती जी उनकी डेथ हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे। ये थे शंकराचार्य, कहाँ के, केरल के मठ के। ठीक, मठ क्या होता है? ये मठ जहाँ पे शंकराचार्य लोग मिलके रहते हैं, ठीक है, उसको मठ कहते हैं लोग। मठ की थी असीम संपत्ति। ठीक है, और वहां पे जो भी उद्यम उद्यम चलते थे, वहां पे भी जो भी काम धाम चलता था, उससे मठ की इनकम होती थी। ठीक है, तो मठ के पास संपत्ति थी। उस संपत्ति पे गवर्नमेंट ने क्या किया? आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 29, उससे क्या किया? जो केरला लैंड सीलिंग एक्ट था ना, लैंड सीलिंग बिल था, उसको इन्होंने 9 शेड्यूल में डाल दिया। 9 शेड्यूल में क्यों डाला होगा? 9 शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इस वजह से डाल दिया। अब इससे क्या हुआ कि मठ की संपत्ति छीन ली गई। ठीक, केशवानंद भारती जी को ये पसंद नहीं आया और सीधा चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने देखा कि उन्होंने बेस बनाया, उन्होंने इस केस का बेस बनाया गोलकनाथ केस को। ठीक, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रक्स मिलेगा। उन्होंने बेस बनाया गोलकनाथ केस को, जो कि था आर्टिकल 13 और 368 के अकॉर्डिंग, जो कि गवर्नमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? उसमें चेंजेस किए। ठीक, रिवर्स करने के लिए, जो कि अब रिवर्स हो चुका है बेसिकली। तो हुआ क्या यहाँ पे? गोलकनाथ केस, इसको बेस बनाया और इसको पलटने के लिए ये केस डाला गया। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, गोलकनाथ केस में कितने जजेस थे? 11 जजेस थे। इसमें कितने चाहिए होंगे? 11 से ज्यादा, क्योंकि एक डिसीजन को रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, कभी भी एक डिसीजन को रिवर्स करना होता है तो पहली बेंच जिसने वो डिसीजन सुनाया है उससे बड़ी बेंच बैठती है हमेशा। ठीक है, इस केस पे सबसे बड़ी बेंच बैठी 13 जजेस की। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में 13 ही जजेस थे, सबके सब बैठ गए। ठीक है, सबके सब इस केस पे बैठ गए। तो इस केस पे जजमेंट आया, 709 पेजेस का जजमेंट आया इस केस पे, 709 पन्ने का। और उस जजमेंट में 13 जजेस कैसे डिवाइड हुए? 7-6 से। ठीक है, ये केशवानंद भारती जी के फेवर में गया मामला। ठीक, लेकिन कंप्लीटली फेवर में नहीं गया। यहाँ पे एक बहुत अच्छा रास्ता, बीच का मध्यम मार्ग निकला। क्या निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24वां था, 25वां था, तो 29वां था, तो कहा ये ठीक है, कोई गलत नहीं है। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो गया तो हो गया, प्री रिवर्स खत्म हुआ, हो ही गया था खत्म। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, गोरखनाथ डिसीजन आ गया था, उस पर बात हो रही थी। तो केस क्या बना? डिसीजन क्या बना? डिसीजन ये था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो ठीक है। ये डिसीजन तो इंदिरा गांधी जी के फेवर में आया। सेकंड, आर्टिकल 368, इस पे बात हुई। बात क्या हुई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, गवर्नमेंट, संसद के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर है, ये हम मानते हैं, लेकिन उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने की पावर नहीं है। ठीक है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर है, आप रीराइट नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो पावर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, संविधान सभा के पास। आप संविधान सभा नहीं है। ठीक, तो ये बात हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये पावर है, थी, आप लोगों के पास नहीं है। आप लोग बशर्ते आप कर सकते हो चेंजेस, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि कहाँ लिखा है? उन्होंने कहा हमने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कह दिया। ठीक है, ये डिसीजन दे दिया, गवर्नमेंट को मजबूरी मानना पड़ा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने पूछा बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, जरा बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी नहीं बता रहे हम। एक आध चीज जैसे मान लो डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीजें हैं, पर समय आने पे हम बताते रहेंगे आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बताते रहेंगे आपको। और आप आर्टिकल 368 की पावर को यूज करके कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी इन द सेंस, आप सब कुछ नहीं बदल सकते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं लिखे, फिर से लिखने नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो ये बात ध्यान में आई आप लोगों के? ठीक है, तो ये डिसीजन आया। जुडिशियल रिव्यू पे हम बात करेंगे। ये
इस डिसीजन तो आ गया, लेकिन इस डिसीजन से हमें हमारे देश की राजनीति में बहुत खराब चीजें देखने के लिए मिली। नजर डालते हैं थोड़ा। 1951 में क्या हुआ था, एक टाइम पे हमारे पहले पहले चीफ जस्टिस थे एच जे कानिया जी, ठीक है। उसके बाद ये रिटायर जब हो रहे थे, तो पतंजलि शास्त्री जी एक चीफ जस्टिस थे इनके बाद, जिन्होंने बनना था नेक्स्ट सीजीआई, ठीक है। तो नेहरू जी को ये पसंद नहीं थे। इन्होंने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, बीजन कुमार मुखर्जिया एक नाम के चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे, उन्होंने इनका नाम प्रपोज कर दिया इनके बजाय। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जितने बीजन कुमार मुखर्जिया सहित जितने चीफ जस्टिस थे, सबने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो नेहरू जी को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। याद रखिएगा, नेहरू जी को झुकना पड़ा। और फिर जो सीरीज बनी पतंजलि शास्त्री जी वही बने चीफ जस्टिस, सेकंड चीफ जस्टिस वही बने। तो नेहरू जी के टाइम पे ये हुआ। अब देखिए 7-6 से जो डिसीजन आया था हमारा केशवानंद भारती जी का, उसमें थे हमारे पास सर्वमित्र सीकरी जी, ये थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 24 तारीख रात को रिटायर हो रहे थे, 25 तारीख को, ठीक है। ये रिटायर हो रहे थे, तो इनका जो टेंडेंसी होती है कि लास्ट बॉल पे छक्के वाली, कि जैसे रंजन गोगोई जी धड़ाधड़ फैसले दिए उन्होंने, राम मंदिर ये वो चाहते हैं कि जो वो अंतिम टाइम हो उनका, उस टाइम पे वो बहुत सारे ताबड़तोड़ अच्छे अच्छे फैसले दे दे, ठीक है। तो इसीलिए बेंच बैठी हुई थी केशवानंद भारती के लिए। ये क्या हुआ कि सर्वमित्र सीकरी जी सीजेआई थे। उसके बाद 7 लोग, जो ये 7 लोग थे, उसमें सीरीज देख लिया, सर्वमित्र सीकरी जी, एस एम सीकरी जी, उसके बाद जे एम शैलेट जी थे एक, ठीक है। उसके बाद ग्रोवर जी थे, और उसके बाद हेगड़े जी थे, ठीक है। एक हंसराज खन्ना जी भी थे, हंसराज खन्ना, एक ये भी थे। और ये जो 6 लोग थे, उनमें थे अजीत नाथरे, जो मैंने आपको बताया था 10-1 का डिसीजन आया था, उसमें भी ये शामिल थे, ठीक है। वो जो एक जज था वो ए एन रे थे, ठीक है। दूसरे हिमायतुल्लाह बेग, हमीदुल्लाह बेग, ठीक है। दूसरे ये थे। तीसरे थे वाई वी चंद्रचूड़, जिनके बेटे अभी चीफ जस्टिस है, करंट चीफ जस्टिस है हमारे, डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। वाई वी चंद्रचूड़ उस टाइम पे इस डिसीजन में, जो 6 लोग थे उसमें से एक थे। और इसके बाद एक पी एन भगवती जी थे, ठीक है। इन जजेस का नाम मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ही कैच है यहाँ पे। यही सबसे खराब चीज हुई हमारे राज्य व्यवस्था के इतिहास में, हमारे सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए उसके इतिहास में अभी तक कोई अपवाद नहीं था। सीनियर मोस्ट जज खुद ब खुद क्या बन जाते थे, चीफ जस्टिस बन जाते थे, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि इस डिसीजन में सर्वमित्र सीकरी जी रिटायर हो गए, और सीनियरिटी वाइज 1-2 ग्रोवर जी, हेगड़े जी, ये आते थे क्या, सीनियरिटी वाइज सबसे ऊपर आते थे। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने डिसीजन दिया था, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इन तीनों को हटा के डिक्लेयर कर दिया कि ए एन रे जी नेक्स्ट सीजीआई बनेंगे। और ये सुनते ही इन तीनों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया तुरंत। तो ये एक ऐसा मौका था जहां पे सीजीआई जो इतिहास में बनते आ रहे थे, जो नेहरू जी के टाइम पे चीफ जस्टिस जी ने किया था, सबने किया था, बीजन कुमार मुखर्जिया ने किया था, इस टाइम पे अजीत नाथ रे जी ने नहीं किया। ये धूमधाम से बन गए क्या, सीजीआई बन गए, ठीक। ये कुछ हुआ। अब यहाँ पे आपातकाल आया। ये वही थे जो आपातकाल के टाइम पे सीजीआई थे। और ये सबसे दुखद टाइम था, पब्लिक के लिए सबसे बुरा टाइम था, जहां 9 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जहां 19 महीने का आपातकाल लगा था, 9 सुप्रीम कोर्ट, 9 हाई कोर्ट पब्लिक का साइड ले रहे थे इस टाइम पे, ठीक। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक के जो सारे अधिकार होते हैं वो कुचल के रख दिए, ठीक। एक केस याद आता है मेरे को, हेवियस कॉर्पस केस उस टाइम का, जो शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएमओ जबलपुर के बीच हुआ था, ठीक है। उसमें इस केस में ही मैं जो बात कर रहा हूँ, 9 हाई कोर्ट डिफेंड कर रहे थे जनता के क्या, राइट्स को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सॉरी, कुचल के रख दिया जनता के राइट्स को, ठीक। ये बात यहाँ पे भी 4
1 से डिसीजन आया था, ये जो हेबियस कॉर्पस वाला डिसीजन था 4-1 से आया था। और एक अकेला इंसान जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा था वो थे हंसराज खन्ना, जो मैंने आप लोगों को पहले 7-6 के डिसीजन में बताया लास्ट में। ठीक है, हंसराज खन्ना जी थे। ठीक है और ये 4 लोग कौन थे? ये 4 लोग वही थे, कौन? ए एन रे जी, जो मैंने आपको चारों नाम वहां बताया, यही 4 लोग थे, हिमायतुल्लाह जी और वाई वी चंद्रचूड़ जी और पी एन भगवती जी। ठीक है, यही 4 लोग ये थे। ठीक, ये सब कुछ हुआ। बड़ा बुरा लगता है ये इतिहास में देख के कि ऐसा कुछ भी हमारे इतिहास में हुआ है, हमारे राज व्यवस्था के इतिहास में हुआ है। इससे भी बुरा 1975 में ए एन रे जी केशवानंद भारती केस को रिवर्स करने के लिए क्या किया उन्होंने? बेंच बिठाई। 9 लोगों की बेंच बैठी थी ये। वो चाह रहे थे कि हम केशवानंद भारती जी का जो जजमेंट आया है 368 वाला, आर्टिकल 368 वाला, उसको रिवर्स किया जाए, उसको पलटा जाए। लेकिन एक वकील नानी पालकी वाला, इन्होंने अकेले सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के नाको चने चबवा दिए। इन्होंने कहा कि जब तक कोई रिव्यू पिटीशन ही फाइल नहीं हो रही है तो आप बेंच बिठा कैसे रहे हो? इतिहास में बहुत अच्छे वकील माने जाते हैं, वन ऑफ द बहुत अच्छे वकील माने जाते हैं ये नानी पालकी वाला। ये हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही लड़ते रहे और इन्होंने गवर्नमेंट के हमेशा दांत खट्टे किए। ठीक, तो इस वजह से क्या हुआ, ये केस लिया ही नहीं गया, क्योंकि इन लोगों की आपस में सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि ये 9 बेंच बैठी थी, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ गई, तो ये केस लिया ही नहीं गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1976 में फिर एक डिसीजन आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 368 में इन्होंने 4 और 5 जोड़ दिया और लिख दिया कि 368 की पावर असीमित है, कुछ भी चाहो बदल दो। लेकिन फिर से 1980 में, ये थोड़ा बड़े केसेस हैं, इन पे फिर हम कभी किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। 1980 में एक और केस आया, मिनर्वा मिल्स का केस। ठीक है, मिनर्वा मिल्स के केस में क्या हुआ, इन्होंने कह दिया, इन्होंने जो आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 और 5 जोड़ा था, जिसमें असीमित लिखा था कि नो लिमिटेशन, उसको गवर्नमेंट, उसको क्या कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। ठीक, और कह दिया कि संसद की शक्तियां हैं, मानते हैं हम संसद के पास शक्तियां हैं, लेकिन सीमित शक्तियां हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर। ठीक है, ध्यान है आप लोगों को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी डिक्लेयर हो गया। और अब यहाँ पे एक आड़ा फंसा हुआ था, क्या? 9th शेड्यूल। कुछ भी चीज उठा के 9th शेड्यूल में डाल दी जाती थी ताकि जुडिशियल रिव्यू ना हो। तो 1981 का बामन राव का केस आया, बामन राव का केस आया, जिसमें ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि 9th शेड्यूल को भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, लेकिन कब? जब लगे सुप्रीम कोर्ट की ये बेसिक स्ट्रक्चर को हिंडर कर रहा है कोई भी केस। आप कहीं भी डाल दो, आप हमारे किसी शेड्यूल में डाल दो, किसी आर्टिकल में डाल दो, लेकिन जुडिशियल रिव्यू की पावर ही बेसिक स्ट्रक्चर में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर में मेंशन है, तो कोई भी जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट से छीन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये चीजें एंड हुई। उसके बाद से ये सामंजस्य देखा गया कि एक चीज, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस बैठे, बेंच बैठी, और उन्होंने ये डिसाइड किया सबसे पहले कि सीनियरिटी वाइज ही वो सीजेआई आएंगे। ये इन्होंने वर्डिक्ट लिख दिया कि सीनियरिटी वाइज ही क्या आएंगे? चीफ जस्टिस आएंगे। तो अभी तक ऐसा कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, और बामन राव मिनर्वा मिल्स का जो फैसला था, वो भी इतिहास में, जो राज व्यवस्था के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि एक ने संसद की जो शक्तियां हैं उसको सीमित कर दिया, और एक ने 9th शेड्यूल, जिसको बचने के लिए यूज करती थी पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट, उस पे क्या कर दिया? बाउंडेशन लगा दी सुप्रीम कोर्ट की। तो ऐसे करके ये चीजें क्या हुई है? कंक्लूड हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्रक्स अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से सारी डिटेल, सारा क्रक्स देने की आप लोगों को कोशिश की है। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया कुछ भी चीज, कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन,
आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बताए हुए हैं और ये जो सेशन है इसकी पीपीटी मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए जुडिशियल रिव्यू से सारे केसेस जो मैंने आपको शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस से रिलेटेड सब चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को डिटेल्स बता दी। पीपीटी मेरे पास इतनी ही थी क्योंकि फैक्ट बहुत लिमिटेड होते हैं। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा समझाया है, पूरा आई होप मैंने पूरा जस्टिफिकेशन किया होगा इस टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आती है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने आसपास सफाई बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखें और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।